हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 22 जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर जब जनता बगावत करती है में से आया है। 22 नंबर जो आपकी वर्कशीट है वो आपके हिस्ट्री के 5th चैप्टर जब वो जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की जो घटनाएं वो पढ़ेंगे हम। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जो जो अंग्रेज थे वो हमारे सभी भारतीयों को, चाहे किसान थे, चाहे राजे थे, नवाब थे, सबको तंग कर रहे थे। तो सैनिकों के लिए ऐसी राइफल बना दी थी जिसके ऊपर वो सुअर और गाय की चर्बी चढ़ा दी गई थी। मतलब कि इन्होंने हमारे भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, इन्होंने नष्ट करने के लिए इन्होंने 84 वो भी बनाए थे, रूल भी बनाए थे, लेकिन हमारे भारतीय राजाओं ने नहीं माने थे। जब सैनिकों को राइफल चलाने के लिए दी गई तो उसमें सुअर और उस गाय की चर्बी की अफवाह फैल गई, तो सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो हमने पहले ये भी पढ़ा था कि समुद्री रास्ते से जाने से भी भारतीय लोग, जो हमारे सैनिक थे, वो भी उसमें भी वो अपने धर्म को नष्ट होना मानते थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के लिए ऐसे रूल बना दिए थे कि अगर किसी भारतीय ने अंग्रेजों की सेना में काम करना है तो उनको अगर समुद्री रास्ते से भी भेजा जाएगा तो जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे बहुत सारे काम करे थे जिसके कारण कि भारतीय जो सैनिक थे उनका धर्म नष्ट हो जाए। तो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। कैसे? 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, ये मैंने भी बता दिया। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। राजाओं और नवाब जब अंग्रेजों को कुछ उन रूल्स उनके ऊपर लागू करते थे, अंग्रेजों के ऊपर, अगर उससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता था तो अंग्रेज क्या करते थे, राजाओं और नवाबों की जगह लेने की ही कोशिश करते थे। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों को उनकी गद्दी से उतार दिया था। और राजे और भारत के जो राजे नवाब थे उनकी शक्ति भी छीन ली थी अंग्रेजों ने, उनका सम्मान भी नहीं करते थे। जबकि वो आए तो व्यापार करने थे अंग्रेज इंडिया में, दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे, जो हमने पिछले वर्कशीट में भी पढ़ा था। जब अवध के ऊपर अंग्रेजों ने ये कहते हुए कब्जा कर लिया था कि उनका जो पुराना राजा है वो अवध की सही तरीके से देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेज अवध को चलाएंगे। तो उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था सैनिकों के बीच में। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहती है। हमारे भारतीय सैनिकों, किसानों, राजाओं, नवाबों, सबको ये महसूस होने लगा था कि जो अंग्रेज है वो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अंग्रेजों का धर्म है वो धर्म उनको अपनाने को कह रहे हैं। सभी भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके उनको वो ईसाई बनाना चाहते थे। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि कई नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले का, उसी टाइम जब ये राजे भी दुखी थे, किसान भी दुखी थे, नवाब भी दुखी थे, सब दुखी थे। हिंदू और मुसलमानों को भी लग रहा था कि हाँ, उनका धर्म नष्ट करने की कोशिश हो रही है। तो उसी टाइम एनफील्ड राइफल की जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तो पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। तो इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। रेजिमेंट वो होती है जहाँ पे सैनिक रहते हैं, तो हर शहर की रेजिमेंट अलग होती है। तो जब सैनिकों को ये पता चला कि जो कारतूस वो राइफल उन्होंने चलानी है उसके ऊपर गाय या सुअर की चर्बी चढ़ी हुई है, तो वो सब गुस्से में आ गए। तो हर वहाँ का जो माहौल था वो खराब हो गया, टेंशन में आ गए सैनिक। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। वो नहीं, गाय और सुअर की चर्बी चढ़े हुए कारतूसों को सैनिक नहीं चलाना चाहते थे। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। एक मंगल पांडे नाम का सैनिक था, उसको ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने शुरुआत कर दी थी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की।
29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। जैसे उसने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के बारे में सुना मंगल पांडे ने, तो उसने लड़ाई शुरू कर दी और उसकी इस लड़ाई के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को वो नौजवान सिपाही मंगल पांडे को पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर जगह पर अपने अफसरों के साथ पर हमला करने के आरोप में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। पहले तो मंगल पांडे ने शुरुआत करी, फिर उसके बाद मंगल पांडे के बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने मना कर दिया कि वो फौजी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। जो फौज की अभ्यास करवाया जाता वो उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे। उनको फिर अंग्रेजों ने जब वो 85 सिपाहियों ने अभ्यास करने से ट्रेनिंग करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उनको नौकरी से निकाल दिया, मेरठ के 85 सिपाहियों को 9 मई को, और अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुना दी। नौकरी से भी निकाल दिया और उनको 10-10 साल की सजा भी सुना दी, जेल भेज दिया उनको। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। 9 मई को तो उन्होंने 85 सिपाहियों को सजा सुनाई थी, लेकिन 10 मई को कुछ और सिपाही आए मेरठ की जेल में, जो बंद सिपाही थे उनको मेरठ की जेल पर धावा बोलकर सिपाहियों ने छुड़वा लिया, आजाद करवा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया। मतलब भारत के जो भी सैनिक अंग्रेजों के सैनिक बनकर काम कर रहे थे, उन्होंने मंगल पांडे के बाद एक के बाद एक उसमें रेजिमेंट में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू होगी। पहले मंगल पांडे ने अपने अंग्रेजों पर हमला किया तो उसको फांसी चढ़ा दी। फिर उसके बाद 85 सिपाहियों ने अभ्यास करने से मना कर दिया, तो उनको नौकरी से निकाल के उनको 10-10 साल की सजा सुना दी। फिर 10 मई को मेरठ में कुछ और सिपाही आए, उन्होंने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर सिपाहियों को, जिनको 85 को मेरे ख्याल से बंद किया होगा, उनको आजाद करवा लिया। जो वहां पे अंग्रेज अफसर थे उन पर हमला करके उनसे बंदूक हथियार सैनिकों ने छीन लिए अंग्रेजी अफसरों से, और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। मेरठ में जो अंग्रेज जिन इमारतों में रहते थे, जो अंग्रेजों की संपत्तियां थी, उनको आग लगा दी सिपाहियों ने। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, और जो सैनिक थे उन्होंने सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई तो शुरू कर ही दी थी, तो उनमें से जो कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। मतलब जो जिन्होंने बगावत मेरठ में कर दी थी, उनमें से कुछ सैनिक दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली की रेजिमेंट में भी बहुत सारे सैनिक थे। जब उनको पता चला कि मेरठ से कुछ सिपाही आए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी है, तो दिल्ली के जो सैनिक थे उन्होंने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो जो मुगलों के वहां पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रह रहे थे दिल्ली में, तो उनको अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। बादशाह को सिपाहियों की ये बात, क्योंकि सिपाहियों को कोई नेता नहीं था, तो सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। पूरे मतलब थोड़े से सिपाही तो नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने अपना मुखिया तो बहादुर शाह जफर को बना लिया, और देश के अंदर जितने भी मुखिया थे, शासक थे, जो राजे थे, भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग राजे और मुखिया थे, उन सबको लेटर लिखी कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हो जाएं। वे उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक संघ बनाई। तो बहादुर शाह के इस एक मात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले, तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे।
तो क्या हुआ था, जब बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने अपना नेता घोषित कर दिया और सारे भारत के जितने मुखिया और शासक थे उनको चिट्ठी लिखकर कहा कि वो भारतीय राज्यों का एक संघ बनाए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो क्या हुआ, इसके गहरा असर पड़ा। मतलब वो क्योंकि वो दुखी थे, जो भारत के अंदर राजे और शासक थे वो अंग्रेजों से दुखी थे। उनको छोटे राजाओं और शासकों को लगता था कि अगर बहादुर शाह जफर दोबारा से बादशाह बन जाए तो वो अपने इलाकों का जो वो शासन है वो बेफिक्री से कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भी मुगल बादशाह ही हमने देखा कि औरंगजेब सबसे लास्ट वाला जो शक्तिशाली बादशाह था मुगलों का, उसके बाद सारे कमजोर हो गए थे, ये अंग्रेजों ने ही कमजोर करा था इनको। लेकिन जब भारत के बाकी एरिया के जो राजे थे मुखिया थे उनको पता चला कि बहादुर शाह जफर दोबारा से मतलब शासन स्थापित कर रहे हैं, तो उनको खुशी हो गई थी कि अगर बहादुर शाह जफर दोबारा से बादशाह बनेंगे तो वो अपने एरिया का बेफिक्री से शासन कर सकेंगे। तो बगावत फैलने लगी। अब उन्होंने सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए और उनका नेता बन गए बहादुर शाह जफर। बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उत्तर पुत्र कुछ समय में शांत हो जाएगी। अंग्रेजों को लगता था कि ये जो गाय सुअर के कारतूस, चर्बी वाले कारतूस है भी, ये जो अफवाह उथल पुथल इनके कारण मची है कारतूसों के कारण, ये जल्दी शांत, अंग्रेजों को लगता था सिपाही जल्दी शांत हो जाएंगे। लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। लेकिन बहादुर शाह ने साथ दे दिया सैनिकों को, जिसके कारण स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में भी जितने सैनिक थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। जब बहादुर शाह जफर सैनिकों का नेता बन गया तो और भी ये जो विद्रोह था और भी भड़क गया। अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने ब्रेक। जब एक हफ्ता हो गया दिल्ली के जितने सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, तो धीरे धीरे भारत की जितनी भी रेजिमेंट थी वहां सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ साथ देने को निकल पड़े। वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर, ये मतलब जहाँ जहाँ विद्रोह, कहाँ कहाँ के मुख्य बिंदु, कहाँ से ज्यादा लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी। और बाकी भारत के हिस्सों में से जो सैनिक थे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ पहुंचने लगे वहां के सैनिकों का साथ देने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। जब देखा कि भारत के सारे सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो गांवों और कस्बों में किसान भी दुखी थे, वो भी सैनिकों के साथ हो गए। वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए गांवों और कस्बों से भी लोग आने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाइयों के पीछे संगठित हो गए। मतलब हर गांव में जितने नेता, मुखिया, जमींदार कोई भी था वो भी सैनिकों के साथ हो गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। तो भारत के जितने भी लोग थे वो सारे अंग्रेजों से दुखी थे और वो सैनिकों के साथ लग गए अंग्रेजों को हराने के लिए। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। कानपुर भी मेन वो था। तो कानपुर में जो पेशवा बाजीराव थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनके एक पुत्र थे नाना साहब, जिनको उन्होंने गोद लिया था। उन्होंने नाना साहब ने जो अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी ऑफिसर थे कानपुर में, उनको वहां शहर से भगा दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को, लखनऊ का भी नया नवाब बिरजिस कदर को बना दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने, मतलब बिरजिस कदर जो कि लखनऊ का नया नवाब बना था, बिरजिस कदर जो
नया बना था लखनऊ का नवाब। उसकी माँ थी हजरत महल। उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति थे जो तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में रायगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। मांडला क्षेत्र में रायगढ़ की जो रानी थी, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध 400 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। हर एरिया में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था और उस कब्जे के विरुद्ध सबको, वो अंग्रेजों को जो कब्जा था वो छुड़वाना था। तो इसलिए हर किसान था, चाहे वो जमींदार था, चाहे कोई भी था, वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। लड़ने लग गया जब वो सिपाहियों ने बगावत की। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बरेली शहर का एक सिपाही था बख्त खान ने भी एक अपनी टुकड़ी बना ली लड़ने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध। वो भी दिल्ली की तरफ चल दिए। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। ये कौन थे? बख्त खान जो थे, वो इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। ये याद रखना, कहाँ कहाँ से लोग, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बरेली में, सब जगह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। बिहार के एक जमींदार कुंवर सिंह ने भी सिपाहियों का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जमींदार कुंवर सिंह ने महीनों तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। भारत के अलग अलग इलाकों के नेता और जो लड़ाके थे इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? ये कारण था कि जो नई एनफील्ड राइफल अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को जिसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, उसके ऊपर ये अफवाह फैल गई थी कि गाय और सूर की चर्बी की चढ़ाई की है, जो कि भारतीय सैनिक अपने धर्म को नष्ट करने का कारण मान रहे थे। विद्रोह के मुख्य स्थलों और उनके संबंधित नेताओं के नाम बताइए। प्रमुख स्थल थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे और कानपुर में बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब थे और लखनऊ में थे बिरजस कदर जो नवाब बन गए थे नए। उनकी मां हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई ने भी वो साथ दिया था और ये बरेली के बख्त खान थे। बिहार के जमींदार कुंवर सिंह थे। तो मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोच कर लीजिए। इसलिए तैयार हुए थे मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्योंकि वो कमजोर पड़ चुके थे। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए मेरे ख्याल से बहादुर शाह जफर ने साथ दिया हुआ, क्योंकि अंग्रेज मुगलों का राज बिल्कुल खत्म करने के पे तुले हुए थे। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मेरे ख्याल से उन्होंने बहादुर शाह जफर ने अपना बदला लेने के लिए भी तैयार हो गए, समर्थन देने के लिए तैयार हो गए होंगे, क्योंकि जो सिर्फ सैनिक थे वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे और बहादुर शाह जफर के दुश्मन भी सैनिक वही थे, अंग्रेज ही थे। इसलिए वो सैनिकों के साथ मिल गए अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बन मिला? क्योंकि जो छोटे छोटे भारत के शासक थे उनको ये लगने लगा कि अगर बहादुर शाह जफर दोबारा बादशाह बन जाएंगे तो वो अपने एरिया का जो क्षेत्र का जो शासन है वो अच्छी तरीके से चला पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। ये आप लोग अपने आप सोच के लिख लेना भी आप क्या करोगे अगर आप अंग्रेजों की फौज में सैनिक होते।
तो बच्चों आज की वर्कशीट थोड़ी मुश्किल है, अगर आप बार बार वीडियो सुनोगे और खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।